वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें 2 क्लास पहले हो चुका था और ये आपका तमाम सारी परीक्षाओं के लिए, चाहे बीपीएससी हो गया, बिहार सीडीपीओ, बिहार दरोगा, जो भी एग्ज़ाम होगा इसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें 2 क्लास जो है पहले हो चुका है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके इसको ज़रूर देखें। आज 3रा क्लास है। आज हम लोग जो है बिहार का इतिहास पूरा कंप्लीट कर लेंगे और पिछला वाला चीज़ भी थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। फिर मगध में जो भी राजवंश आए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कर्ण वंश, इसके बाद जो है बौद्ध और जैन के बारे में जानेंगे, गुप्त वंश, इसके बाद जो है पाल वंश, जो कि अंतिम वंश के रूप में होता है, जिसका क्षेत्र बिहार और बंगाल में होता है। तो एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहो और साथ में आपका जो है बीपीएससी एग्ज़ाम तक तमाम सारी चीज़ें इसी तरीके से कंप्लीट करा दी जाएगी। बिहार का ज्योग्राफी भी पूरा एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं। आज इतिहास, प्राचीन बिहार का इतिहास आज कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलो अब शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हम शुरू करने जा रहे हैं महाजनपद काल। तो उस समय भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें 3 बिहार में था। देखो 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था, जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जानकारी के पुस्तक है 3। देखो 3 पुस्तक है। बेसिकली लोग 2 ही बताते हैं, लेकिन मैं तीसरा पुस्तक ही बताने जा रहा हूँ। एक तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म में 2 पुस्तक है, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। और जैन धर्म में एक पुस्तक है भगवती सूत्र, जिसमें क्या है 16 महाजनपदों की जानकारी है। यानी कि उस समय भारत में 16 महाजनपद थे। जनपद क्या था? पहले क्या होता? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। पहले क्या था? जनपद होता था, और जनपद का जो है बड़ा आकार ही महाजनपद के रूप में हो गया। तो जनपद का बड़ा आकार था महाजनपद। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब महाजनपदों का दौर चल रहा था, तो भारत में 16 महाजनपद, इसकी जानकारी भी पता चल गया। अब देखो भारत के साथ अब यहाँ पे हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो बिहार का इतिहास और भारत का इतिहास, प्राचीन बिहार का और भारत का लगभग एक है। तो अब 16 में से बिहार में कितना था हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बिहार में 3 महाजनपद बिहार में था। और तीनों की यदि बात किया जाए तो ये बिहार का मैप है। मैप से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक यहाँ पे जो ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये मगध है। मगध हो गया। ये मगध की राजधानी कहाँ पे थी? तो राजगिरी थी, और बाद में पाटलिपुत्र कर लिया जाता है। और मगध का क्षेत्र कौन सा था? पटना, गया और नालंदा। ये हो गया मगध। आपका जो दिख रहा है ये मगध हो गया। और ये जो दिख रहा है ये अंग था। अंग की राजधानी चंपा थी। और अंग यदि वर्तमान क्षेत्र की बात किया जाए तो मुंगेर और भागलपुर हो गया। ये हो गया अंग महाजनपद। और ये तीसरा है वैशाली और मुजफ्फरपुर का एरिया है, इसका नाम है लिच्छवी। ठीक है, इसकी राजधानी वैशाली थी। मगध की राजधानी राजगिरी प्रथम और दूसरी पाटलिपुत्र। कई बार राजधानी से भी क्वेश्चन था, 66 बीपीएससी में पूछा गया था राजधानी से क्वेश्चन। इसके बाद अंग की राजधानी चंपा, इसे आप लोग याद रखना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें से बिहार में 3 था। तीनों का नाम मैंने बता दिया, मगध, अंग और लिच्छवी। तीनों के तीनों बिहार में थे। लेकिन तीनों में एक मगध ऐसा है जो कि बिहार के क्षेत्र से उठ करके पूरे भारत में जो है मगध अपना साम्राज्य स्थापित करता है, और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध बनता है। आप देखो मगध के शक्तिशाली होने का कारण मैंने पिछला लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि मगध क्यों सर्वाधिक शक्तिशाली था। कई सारे कारण थे। जैसे एक पहला कारण की बात की जाए तो मगध का जो भौगोलिक क्षेत्र था वो काफ़ी अच्छा था। जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता था, जिसके कारण कृषि के लिए अच्छी उपज होती थी। एक कारण था तांबा और लोहे का जो खान था, जिसके कारण औजार वगैरह मिलने में आसानी होता है। इसके बाद मगध की 2 राजधानियाँ थी, प्रथम राजगिरी और दूसरा पाटलिपुत्र, जो कि उदयन ने बनाया था। हम लोग यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। दोनों सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। राजगिरी जो था, जो कि चारों ओर से पहाड़ियों से ढका था, और ये दूसरा राजधानी जो पाटलिपुत्र था वो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पे था। साथ ही मगध में जो भी राजा आए सब शक्तिशाली था। और मगध धीरे धीरे क्या किया, बहुत सारे राज्यों जैसे अंग महाजनपद को अपने में मिला लिया, जो है तमाम जो है जो महाजनपदों को अपने में मिलाता गया धीरे धीरे। तो चलो अब शुरू करने जा रहे हैं मगध में प्रमुख राजवंश के बारे में। ये आपको क्लियर हो गया होगा महाजनपद काल। और पिछला वाला क्लास में इन सब पे डिटेल पे चर्चा किया हूँ, तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाओ उसको देखो। अब देखो मगध में भी प्रमुख राजवंशों की चर्चा किया जाए तो हर्यक वंश,
तो हर्यक वंश में सबसे पहला शासक आता है बिंबिसार। तो बिंबिसार ने क्या किया, वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप जो है अपनी राज्य की स्थिति मजबूत किया। साथ में उन्होंने क्या किया, अंग का जो राजा था उसे ब्रह्मदत्त को हरा के मगध में मिला लिया। उन्होंने 15 साल की उम्र में जो है मगध की गद्दी पे बैठा था और 52 सालों तक शासन किया। और उस समय क्या था, अवंती के राजा प्रद्योत था, जब उससे एक बार उसकी मतलब क्या कहा जाए युद्ध होता है, लेकिन बाद में दोनों में मित्रता हो जाती है। तो अवंती का राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित होता है तो राजवैद्य जीवक को उन्होंने भेजा, लेकिन होता क्या है कि बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र होता है अजातशत्रु करके, वो गद्दी पे बैठता है अजातशत्रु। इसीलिए हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश कहा गया है, क्योंकि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु उसकी हत्या करता है और अजातशत्रु का पुत्र उद्यन भी अजातशत्रु का हत्या कर देता है। आप देखो, तो अजातशत्रु आता है, अजातशत्रु ने क्या किया, 32 सालों तक शासन किया। उसके पिता 52 सालों तक मगध पे राज किया था, उन्होंने 32 सालों तक किया। साथ में उन्होंने क्या किया था, जो वैशाली, कौशल और वैशाली को मगध में मिला लिया। इसी के समय में 483 ईसा पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। इसके बाद फिर उद्यन आता है। उद्यन से एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चूँकि उस समय हर्यक वंश का राजधानी कहाँ पे था या मगध की राजधानी कहाँ पे थी, तो राजगिरी था। लेकिन जब उद्यन आता है उन्होंने राजधानी को चेंज करके कहाँ पे ले आया, आप लोगों के पॉइंट बहुत ही पाटलिपुत्र ले आया। तो एग्जाम में आया था क्वेश्चन पिछला बार भी, या हो सकता है भविष्य में आपका किसी न किसी एग्जाम में आए। तो ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित करके मगध की राजगिरी से पाटलिपुत्र ले आया, तो उद्यन लगा लेना। इसके बाद हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक होता है, जिसके अमात्य होता है शिशुनाग। शिशुनाग क्या करता है, उसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। और शिशुनाग वंश में भी विभिन्न सारे राजा हुए, शिशुनाग, कालाअशोक और नंदीवर्धन। और शिशुनाग क्या करता है, अवंती और बतस को क्या करता है, मगध में मिला लेता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मगध जो है मजबूत होता जा रहा है। साथ में उन्होंने एक काम और किया था, राजधानी जो उद्यन चेंज करके, सबसे पहले राजगिरी था, फिर उन्होंने चेंज करके कहाँ पे लाया, पाटलिपुत्र। और शिशुनाग क्या किया, पाटलिपुत्र से भी चेंज करके मगध की राजधानी को वैशाली ले आया। और इसके बाद फिर शिशुनाग के बाद उसका पुत्र आता है कालाअशोक, जिसे काकवर्ण भी कहा गया है पुराणों के अनुसार। और उन्होंने क्या किया, राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र ले गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा राजधानी वाली कंसेप्ट। साथ ही एक पुस्तक है बाणभट्ट द्वारा लिखा गया पुस्तक है हर्षचरित्र, जिसमें लिखा गया है कालाअशोक के बारे में कि राजधानी में घूमते समय किसी आदमी ने उसको चाकू घोंप दिया। इसके बाद फिर इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन होता है। ये जो मैं इस वंश पे चर्चा कर रहा हूँ, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद मौर्य, तो इन सब वंशों का क्लास भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ चुके थे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप सब लोग प्लीज़ लिंक पे इस वीडियो को डिटेल से देखें, साथ में जो है अपना नोटबुक से ज़रूर पढ़ें, ताकि इन टॉपिकों में आपका कोई दिक्कत ना रहे। और मैं आप लोगों को अंत तक पढ़ाऊँगा पूरा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े। और एग्ज़ाम का जो नया पैटर्न है मैं उस आधार पे पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब वगैरह पे कुछ वीडियो डली हुई है पहले से, ये सब पुराने पैटर्न पे है। तो मैं नया पैटर्न, आप लोग आज का ट्रेंड देख रहे हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं। अब देखो नंद वंश आता है। तो नंद वंश के बारे में वीडियो तो डली हुई है, उसे लिंक दे दी, उसको देख लेना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जिन्होंने एक राट की उपाधि धारण की। और उन्होंने क्या किया, कलिंग को जो है मगध में मिला लिया। और उन्होंने विजय स्वरूप क्या किया, वहाँ पे जो जिन की मूर्ति थी उसे उठाकर ले आया। और इसके बाद महापद्मनंद के बाद फिर घनानंद आते हैं। घनानंद जो था वो सिकंदर के समकालीन था। और सिकंदर क्या था, मकदूनिया का शासक था और फिलिप II का पुत्र था। और भारत में आता है सिकंदर की गुरु अरस्तु, अरस्तु का प्लूटो और प्लूटो का सुकरात। खैर सिकंदर पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। देखो अब घनानंद, तो घनानंद क्या करता है, नंद वंश का सबसे ज़्यादा जो है क्रूर शासक था, जनता पे अत्यधिक टैक्स लगाया करता था, जिसके कारण जनता इससे अत्यधिक क्रूर रहा करता था। इसका फ़ायदा उठा के चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करता है। चाणक्य का यदि अन्य नाम की बात किया जाए तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। अब देखो मौर्य वंश, तो मौर्य वंश में भी बहुत सारे राजा आए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, चंद्रगुप्त, इसके बाद जो है बिंदुसार और अशोक, इन 3 राजा बहुत ही महत्वपूर्ण हुए मौर्य वंश के बारे में। तो लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ पे मौर्य वंश देखें। इसके बाद फिर शुंग वंश आता है, तो शुंग वंश का भी लिंक दे दिया गया है। शुंग वंश का देखो स्थापना कौन करता है, पुष्यमित्र शुंग करता है। और ब्राह्मणों के उत्थान का काल कहा गया है।
और शुंग शासकों के बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जिसमें प्रेम कहानी है, इसका नाम है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र, तो इस किताब के बारे में भी आप लोग जान ले। इसके बाद शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति होता है, फिर शुंग वंश के बाद कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव करता है और अंतिम शासक सुशर्मा होता है। फिर इधर क्या होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो कि धार्मिक आंदोलन के दौरान है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आता है, तो इसका भी लिंक दे दिया, उसको भी आप लोग देख ले। इसके बाद फिर गुप्त वंश आता है, बिहार के इतिहास क्रम में गुप्त वंश। गुप्त वंश का देखो क्षेत्र की बात किया जाए तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि यूपी तक फैला गया है। जहाँ तक कहा जाए तो यूपी में इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। गुप्त वंश में देखो, अब शासकों की बात किया था तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त किया था, जिन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक, यहाँ पे देखो ईस्वी आ गया, ईसा पूर्व खत्म हो चुका है अब। इसके बाद घटोत्कच आता है, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आता है। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। उन्होंने गुप्त संवत उन्होंने आरंभ किया था 319 ईस्वी में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वैसा कौन सा गुप्त शासक था जिन्होंने गुप्त संवत चलाया, तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप अपने राज्य को मजबूत करने का काम किया था और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और राज्य की स्थिति से मजबूत हुआ। इसके बाद उन्होंने महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी। ये भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, कि ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है समुद्रगुप्त राजा बनता है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त का। और उन्होंने कविराज की उपाधि धारण की, सिक्कों पे वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था। इसके बाद उन्होंने क्या किया, दक्षिणापथ के 12 राजाओं और आर्यावर्त के 9 राजाओं को उन्होंने हराया था। इसके बाद फिर चंद्रगुप्त II होता है, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यहाँ पर देखो, गुप्त वंश जो है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है ना, तो गुप्त वंश में विभिन्न सारे राजाओं ने जो उपाधियां धारण की, इसके बारे में आप लोग याद रखना, साथ में अपने बुक से जरूर एक बार गुप्त वंश अच्छे से पढ़ ले। इसके बाद देखो, इसी के काल में फाहियान आया था, जैसे ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, लोग ह्वेनसांग और फाहियान में कंफ्यूज करते हैं। तो फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त II के काल में आया था और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, याद रखना। इसके बाद चंद्रगुप्त II ने क्या किया, परम भागवत की उपाधि धारण की और इसी के दरबार में कालिदास वगैरह सहित 9 व्रत यानी कि 9 लोग रहा करते थे, 9 विद्वान रहा करते थे। फिर एक कुमार गुप्त होता है, जिन्होंने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ये पूछा जा सकता है, बाद में बख्तियार खिलजी जलाया था। एग्जाम में आता है, बिहार PCS में कई बार भी PCS में पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। या एक तो 2 तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस वंश के शासकों ने किया। तो आप लोगों को अभी देख लिया, गुप्त वंश, अब गलती नहीं होगा। और गुप्त वंश में कौन सा शासक किया, तो कुमार गुप्त किया। और भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त कहा गया। इसके बाद देखो, स्कंदगुप्त एक शासक होता है, जिन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था और हुनों का आक्रमण इसी के काल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। और हुनों को उन्होंने पराजित भी किया था, कि हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। इसके बाद अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो आप देखो, गुप्त वंश में तो शासक बहुत ज़्यादा हो गया। एक बार मैं आप लोगों को मेन पॉइंट बताता हूँ और साथ में एक ट्रिक बताता हूँ, जिसके तहत आप क्या करोगे, गुप्त वंश का जो भी शासक होगा उसका नाम आसानी से याद हो जाएगा। देखो, अब गुप्त वंश का मैंने बताया था शुरू में ही, आप लोगों के क्षेत्र जो है बिहार के साथ साथ यूपी में भी हो गया था, जहाँ की यूपी में जो है गुप्त वंश ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। गुप्त वंश में विभिन्न शासक, श्री गुप्त था, संस्थापक था, घटोत्कच हो गया, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिन्होंने गुप्त संवत चलाया। इसके बाद लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके राज्य की स्थिति को और मजबूत किया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की उन्होंने। एक तो 2-3 क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ पे, गुप्त वंश का स्थापना किसने किया, तो आप लोग श्री गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत किस शासक ने चलाया, तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सा शासक था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि की, तो चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद समुद्रगुप्त आता है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है ना, ये कई बार एग्जाम में आया है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है, तो समुद्रगुप्त। ठीक है, याद रखना। उन्होंने दक्षिणापथ के 12 और आर्यावर्त के 9 राजाओं का हराया। चंद्रगुप्त II, जिन्होंने क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इसी के काल में फाहियान आया था, और फाहियान और ह्वेनसांग में लोग कन्फ्यूज करते हैं। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, तो ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन।
अब देखो, उन्होंने इसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया, और स्कंदगुप्त जिन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया, और हुनों का आक्रमण इसी के काल में हुआ और उन्होंने हुनों को हराया भी, और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। अब देखो, मैं एक ऐसा ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग लिखें, जिससे गुप्त वंश का जो भी राजा हुए इसको आप लोग आराम से याद कर लोगे। और ये वाली जो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसको आप लोग जो है क्या करना है, देख लेना है एक बार अच्छी तरीके से। अब देखो, इसका ट्रिक मैं दे रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। चलो यहीं पे लिख देता हूँ। देखो, एक ट्रिक जिसे सारा याद होगा। देखो, एक ट्रिक ये है, श्री घटो चस, इसके बाद चक्कू, चक्कू मतलब चाकू हो गया, स्कंदवी। अब देखो कैसे, श्री घटो चस चक्कू स्कंदवी, क्या कहोगे, श्री घटो चस चक्कू स्कंदवी। ये ट्रिक मैं बनाया है आप लोगों के लिए। देखो, श्री का मतलब हो गया श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त हो गया। घटो मतलब यानी कि घटोत्कच, चस यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम, सौ का मतलब हो गया समुद्रगुप्त, चक्कू च, फिर एक च आ गया दूसरा यानी कि चंद्रगुप्त टू, कु यानी कि कुमारगुप्त, स्कंद मतलब स्कंदगुप्त, और वी से विष्णुगुप्त। याद हो गया होगा। एक बार और को, श्री घटो चस चक्कू स्कंदवी, श्री घटो चस चक्कू स्कंदवी, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, एक बार च आया, दूसरा बार समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को विष्णु ये वाली टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे पाल वंश पढ़ने जा रहे हैं, जिसका क्षेत्र बिहार के साथ साथ बंगाल तक फैल गया था। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं पाल वंश लिखने वाला हूँ। एक और पॉइंट यहाँ पर रह गई कि ऋग्वेद में जो है बिहार के लिए किकट या वरत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग लिख लिया और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी पाल वंश किया जाएगा। हम लोग जो है पाल वंश पढ़ने जा रहे हैं। देखो, तो पाल वंश की जो है संस्थापक गोपाल था। एक एक पॉइंट पे चर्चा करने वाला है। तो पाल वंश सबसे पहले आप लोग याद रखना कि स्थापना किसने किया। कई बार संस्थापक से क्वेश्चन आएगा कि पाल वंश की स्थापना किसने, तो गोपाल किया था, जो कि 750 से लेके 770 ईस्वी तक राज किया था। और ये ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। जैसे मैंने पढ़ाया अभी आप लोगों को कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने किया था। तो इसी तरीके से ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो गोपाल ने किया था। फिर गोपाल के बाद एक शासक आता है धर्मपाल, जो कि 770 से लेकर 810 ईस्वी तक राज किया। उन्होंने क्या किया, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। साथ में विक्रमशिला महाविहार का भी निर्माण किया था। तो याद रखना, देखो यहाँ पे 3 विश्वविद्यालय हो गया। एक तो पहला पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो कुमारगुप्त आप लोगों को याद हो रखना है। ओदंतपुरी तो गोपाल, इसके बाद जो है विक्रमशिला तो धर्मपाल, ठीक है, ये तीनों याद रखो। अब देखो धर्मपाल ने क्या किया था, त्रिकोणीय संघर्ष एक हुआ था जिसमें भाग लेने वाला पहला शासक था। और ये त्रिकोणीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था, कौन कौन से लोग भाग लेते थे, ये भी आता है कई बार। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने भाग लिया था। ये जो त्रिकोणीय संघर्ष जो हुआ था, देखो त्रिकोणीय संघर्ष, कौन कौन से शासक इसमें भाग लिए थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, 3 शासकों ने इसमें भाग लिए थे, इसको याद रखना। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उत्तरापद स्वामीन की उपाधि धारण की। साथ में नालंदा विश्वविद्यालय की देखरेख हेतु 200 गांव जो है दान में दिया था। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसके बाद एक शासक आता है देवपाल, जो कि 810 से लेकर 850 तक शासन किया था। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूछेगा ऐसा कौन सा पाल शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर लाया, तो देवपाल। याद रखना, देवपाल ने क्या किया, राजधानी मुंगेर बनाया। इसके बाद एक क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा हुआ है कि जावा के शासक बलदेव पुत्र के आग्रह पर नालंदा महाविहार की देखरेख हेतु 5 ग्राम दान में दिया था। इसके बाद महिपाल एक पाल वंश का शासक था, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा गया, इसको भी याद रखना। और रामपाल जो है इस वंश का अंतिम शासक है। याद रखना, रामपाल क्या है, अंतिम शासक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पाल वंश क्लियर हो गया होगा। साथ में आज हम प्राचीन बिहार ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में होगा तो मध्यकालीन बिहार शुरू किया जाएगा, या नहीं तो फिर बिहार का भूगोल ही हम शुरू कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े,
लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखो तो एक बार मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को और बता देता हूँ ये पाल वंश, ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। गोपाल क्या करता है, पाल वंश की स्थापना करता है, संस्थापक हो गया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त करता है। और धर्मपाल इसके बाद एक शासक आता है जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, विक्रमशिला महाविहार का भी निर्माण किया। त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला पाल शासक। उत्तरापद सामीन की उपाधि धारण की, नालंदा विश्वविद्यालय के देखरेख हेतु 200 गांव दान में दिया था। इसके बाद देवपाल एक शासक आता है जो कि मुंगेर को राजधानी बनाया, और जावा के शासक बलदेव पुत्र के आग्रह पे नालंदा महाविहार देखरेख हेतु 5 गांव दान में दिया। इसके बाद एक महिपाल आता है। अब एग्जाम में पूछ देगा कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा गया, तो महिपाल हो जाएगा। रामपाल पाल वंश का अंतिम शासक है। तो बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद।